Hello students, good morning. In this lecture, we will discuss about the remaining part of blue-green algae. ब्लू-ग्रीन एल्गी का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में और इसकी बेनिफिशियल और हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में, और लास्ट में हम एंटीजेनेसिटी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स में हम रिप्रोडक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करेंगे: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन से, एक होता है हार्मोगोनिया से। फ्रेगमेंटेशन आपको पता ही है कि बॉडी किस में डिवाइड हो जाती है, फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। फिर हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में मॉडिफाई हो जाता है। हार्मोगोनिया इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंडोस्पोर्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से होती है? एंडोस्पोर की हेल्प से। या फिर एकाइनेटे बनाता है। क्या बनाता है? एकाइनेटे बनाता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम डिस्कशन करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके केस में एब्सेंट होती है, क्योंकि मोनेरा के मेंबर्स में आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन इनके अंदर भी उन्हीं की तरह कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन इसमें रिपोर्टेड हो जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं, तो इनको दोबारा से इनके मेथड को डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। हार्मोगोनिया यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, एकाइनेटे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एंडोस्पोर का जर्नल मेथड हम पढ़ चुके थे, थोड़ा सा पार्ट और हम डिटेल में बता देते हैं कि एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ हार्मोगोनिया। बेटा हार्मोगोनिया एक्चुअल में होते क्या है ये मैं आपको बता दूं कि हार्मोगोनिया एक्चुअल में क्या होते हैं। दे आर द ब्रोकन पीसेस ऑफ ए फिलामेंटस बैक्टीरिया। एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है, उसके छोटे छोटे पीसेस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब हम उन ब्रोकन पीसेस को हम क्या कहते हैं? हार्मोगोनिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा जो हार्मोगोनिया होते हैं दे आर स्मॉल मोटाइल फिलामेंट्स of cells with rounded end। कैसे एंड है? राउंडेड एंड है। मतलब जैसे कि आपका फ्रेगमेंटेशन में भी एक फिलामेंटस बैक्टीरिया जो है वो फ्रेगमेंट में, पीसेस में डिवाइड होता है, लेकिन ये उससे कैसे डिफर करता है? एक तो ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ये मोटाइल फिलामेंट के बने हुए होते हैं, दूसरा इनके जो एंड होते हैं वो राउंडेड होते हैं। क्या होते हैं? राउंडेड होते हैं। और दीज स्मॉल फिलामेंट्स आर विदाउट हेट्रोसिस्ट। ये भी ध्यान रखना, इन फिलामेंट में हेट्रोसिस्ट भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स में हेट्रोसिस्ट होता है। तो जब हार्मोगोनिया की फॉर्मेशन होती है तो हार्मोगोनिया वाले पार्ट में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होगा। अब आता है कि इसका प्रोसेस क्या है फॉर्मेशन का, हार्मोगोनिया की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होता है? डबल कनकेव डिस्क। डबल कनकेव डिस्क ऑफ जिलेटिनस मटेरियल आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 सेल्स। 2 सेल्स जिसके अंदर हार्मोगोनिया बनना होता है, उसके दोनों एंड पे, जैसे मान लो ये सेल है, इसको हार्मोगोनिया में मॉडिफाई होना है,
तो इसके दोनों एंड पे ये डबल कनकेव डिस्क बन जाती है। कैसे डिस्क बन जाती है? डबल कनकेव डिस्क बन जाती है, ठीक है। इस एंड की तरफ भी और इस एंड की तरफ भी। इस जो डबल कनकेव डिस्क बनती है इसको हम बोलेंगे बेटा सेपरेशन डिस्क। इसको हम क्या बोलेंगे? सेपरेशन डिस्क बोलेंगे। और ये सेपरेशन डिस्क बनने के बाद फिलामेंट ब्रेक डाउन एट दीज पॉइंट्स एंड फॉर्म हार्मोगोनिया। फिलामेंट इन पॉइंट्स पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर आपकी बनती है इनको हम क्या बोलेंगे? हार्मोगोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हार्मोगोनिया बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज दे दो, एंडोस्पोर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, ताकि एंडोस्पोर आपको क्लियर हो जाए। कुछ डिटेल का पार्ट उसमें है तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने एंडोस्पोर का डायग्राम पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म है और 3 to 4 लेयर से कवर्ड है। एक्सोस्पोरियम, स्पोर कॉट, कॉर्टेक्स एंड कोरवाल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने कहा था एंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में एक एंटीकोगुलेंट होता है डाइपिकोलेनिक एसिड विच इज स्टेबलाइज्ड बाय डाइवेलेंट कैटायन। तो थोड़ा सा और इसमें एडिशनल पार्ट देख लो कि एंडोस्पोर की स्टेनिंग कैसे की जाए। तो एंडोस्पोर की स्टेनिंग हम करते हैं शैफर फल्टन प्रोसीजर से। किससे करते हैं? शैफर फल्टन प्रोसीजर से इनकी स्टेनिंग की जाती है। अब शैफर फल्टन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले बैक्टीरिया को हीट किया जाता है मेलाचाइट ग्रीन के साथ, ठीक है। मेलाकाइट ग्रीन से इसको ट्रीट करेंगे तो सारे के सारे एंडोस्पोर उसके ग्रीन कलर के हो जाएंगे। फिर हम उसको वाटर से वॉश करेंगे और इसके बाद काउंटर स्टेन करेंगे सैफ्रेनिन के साथ। किसके साथ काउंटर स्टेन करेंगे? सैफ्रेनिन के साथ। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती कैसे है बेटा? ध्यान से देखना। सबसे पहले एक चीज ध्यान रहे, ये आपकी वेजिटेटिव सेल है जिसको एंडोस्पोर में कन्वर्ट होना है। एक चीज ध्यान रखना, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एंडोस्पोर जो होता है ना बेटा, एंडोस्पोर एक्चुअली देखा जाए तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, पेरिनेशन का मेथड है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी, क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल में जर्नली एक ही एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है? सबसे पहले तो आपके पास वेजिटेटिव सेल है, फिर स्टेज सेकंड में क्या होता है? एसिमेट्रिक डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? एसिमेट्रिक। दैट मीन्स इक्वल डिवीजन नहीं होता है। सेल दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये बीच में इनका क्या बन गया है? सेप्टा की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। एक छोटी सेल है और एक बड़ी सेल है। फिर आती है बेटा स्टेज थर्ड। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो छोटी सेल है इसको हम कहते हैं फोर स्पोर या प्री स्पोर भी बोलते हैं। अब होता क्या है, पहले तो फोर स्पोर या प्री स्पोर की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद क्या होता है? सेल इसको एनगल्फ करेगी। क्या करेगी? एनगल्फ करेगी। किसको? फोर स्पोर को एनगल्फ करेगी। किसको एनगल्फ करेगी बेटा? फोर स्पोर को एनगल्फ करेगी। तो ये आपका फोर स्पोर है, इसको सेल अब एनगल्फ करना शुरू करती है, ठीक है। एनगल्फ करने के बाद जब ये एंगल्फ हो जाता है तो फोर स्पोर इसके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो ये है आपकी मदर सेल और ये क्या है? फोर स्पोर की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो स्टेज थर्ड में फोर स्पोर की एनगल्फमेंट हो जाती है। उसके बाद स्टेज फोर्थ और फिफ्थ में क्या होता है? जो फोर स्पोर सेल ने एनगल्फ किया था उसके अराउंड अब इसकी वोल लेयर की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। स्टेज फोर्थ और फिफ्थ में स्पोर कॉर्टेक्स बनता है और फिर स्पोर कॉट की सिंथेसिस होती है, ठीक है। वॉल लेयर बनने के बाद लास्ट सिक्स्थ और सेवंथ स्टेज में क्या होता है बेटा? फाइनल डिहाइड्रेशन होता है। मतलब सेल, क्योंकि आपको पता है एंडोस्पोर के अंदर कोई भी स्पोर जब बनता है तो वो डिहाइड्रेशन से बनता है। किससे बनता है? डिहाइड्रेशन से। तो फाइनल डिहाइड्रेशन हुआ और उसके बाद मैच्योरेशन हुआ। तो ऐसा अगर होगा तो स्पोर मैच्योरेशन एंड तो उसके बाद क्या होता है बेटा? जो मदर सेल है वो लाइसिस करना शुरू हो जाती है, ठीक है। और लाइसिस करना शुरू हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है?
मदर सेल डिस्ट्रॉयड इन ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मदर सेल फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, एंडोस्पोर आपका रिलीज हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था, एक मदर सेल से, एक बैक्टीरियल सेल से एक ही एंडोस्पोर बन रहा है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कम हुआ। ये तो सिर्फ किस लिए था, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए। नेक्स्ट देखो, ये जो फोर स्पोर होता है, या जो प्री स्पोर या एंडोस्पोर, प्राइमोर्डियम भी इसको हम बोल देते हैं, ये दो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, स्पोल ई एंड स्पोल आर। क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोल ई एंड स्पोल आर। स्पोल ई जो है एंडोस्पोर बनाता है, और स्पोल आर प्रोड्यूस थिक वॉल। क्या बनाता है, थिक वॉल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जर्नली हम कहते हैं कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज जर्नली सीन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंडोस्पोर की फॉर्मेशन जर्नली हमें कहाँ देखने को मिलती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलती है। ठीक है, और एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कब करता है कोई भी बैक्टीरियल सेल, मेनली जब लो कंसंट्रेशन होती है नाइट्रोजीनस न्यूट्रिएंट्स की। जब किसकी लो कंसंट्रेशन हो बेटा, नाइट्रोजीनस न्यूट्रिएंट्स की लो कंसंट्रेशन जब होती है, तब कोई भी बैक्टीरियल सेल क्या बनाना शुरू कर देती है, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे एकाइनेटिक, कि एकाइनेटिक क्या होता है। ये चीज देखो, हमने पढ़ा कि एकाइनेटिक की फॉर्मेशन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एकाइनेटिक की भी फॉर्मेशन बेटा अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होती है, जैसे कि एंडोस्पोर की फॉर्मेशन भी कब होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में। वैसे ही एकाइनेटिक भी कब बनता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है। ठीक है, होता कैसे, बनता है कैसे, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल्स है, दे रैंडमली बिकम थिक वोल्ड, वो रैंडमली थिक वोल्ड हो जाती है, एंड स्टोर फूड, साथ में उनके अंदर फूड भी स्टोर होता है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव कर जाएं। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनती है उनको हम क्या कहते हैं, एकाइनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एकाइनेटिक। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था, ट्राइकोम। ट्राइकोम हमने क्या कहा था, जो सिंगल लेयर होती है सेल्स की। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो होती है, सिंगल रो ऑफ सेल्स जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। तो एक्चुअल में ट्राइकोम क्या होता है, किसी भी साइनोबैक्टीरिया की वेजिटेटिव बॉडी होती है। ठीक है, ट्राइकोम क्या करता है, मूवमेंट भी कर सकता है। हमने कहा था फ्लैजिला तो इनके केस में एब्सेंट होते हैं, लेकिन फिर अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है, जैसे कि ऑसिलेटिंग मूवमेंट हो जाए, या ग्लाइडिंग मूवमेंट हो जाए, या एक्सक्रीटरी मूवमेंट भी करता है। ठीक है, अब कौन सी मूवमेंट क्यों करता है, ये चीज ध्यान से देखो। ऑसिलेटिंग मूवमेंट क्यों की जाती है, मेनली इसका पर्पस होता है टू रिड्यूस हीट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ट्राइकोम का अपर एंड होता है, अपर एंड ऑसिलेट करेगा किसकी तरह, लाइक ए पेंडुलम। पेंडुलम की तरह क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, लाइक द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम है उसकी तरह ये क्या करता है बेटा, ऑसिलेट करते हैं। तो ये ऑसिलेटिंग मूवमेंट किसके लिए होती है, टू रिड्यूस द हीट। फिर आती है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट की हेल्प से जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करता है। वो तो सिर्फ पेंडुलम की तरह मूवमेंट करता है, इसकी हेल्प से वो क्या कर जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, पर्पस क्या है इसका ग्लाइडिंग मूवमेंट का, ताकि वो सनलाइट डिस्प्लेसमेंट कर जाए, ताकि ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डिस्प्लेस करता है। तो सनलाइट के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी मूवमेंट। एक्सक्रीटरी मूवमेंट नाम से ही पता चल रहा है, ये मूवमेंट किसके लिए होती है, एक्सक्रीशन के लिए होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो ट्राइकोम का अपर पार्ट होता है, एट बैंड्स इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन की तरफ बैंड हो जाता है ऐसे, और जो एक्सक्रीशन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है।
किस में होती है? अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान देना, जिस डायरेक्शन की तरफ वो बैंड होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, तो ये तो था ट्राइकोम की अलग अलग टाइप की मूवमेंट। अब बेटा पर्टिकुलर इनके अंदर हमने पढ़ा था कि हेट्रोसिस्टस जो फॉर्म होती है उनमें हेट्रोसिस्ट सेल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके बेसिस पर ब्लू ग्रीन एल्गी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोसिस्टस एंड हेट्रोसिस्टस। होमोसिस्टस का मतलब क्या है? इनमें हेट्रोसिस्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। और हेट्रोसिस्ट एब्सेंट होता है, इसका मतलब इनकी बॉडी में एक ही टाइप की सेल्स होती हैं। हेट्रोसिस्ट सेल इनमें एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब इनकी बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं है, फर्दर अलग अलग टाइप्स की फॉर्म नहीं है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल आता है आपका ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हेट्रोसिस्टस, मतलब इनकी बॉडी डिफरेंशिएट कर जाती है। कुछ सेल्स किस में मॉडिफाई हो जाती हैं? आपके डिफरेंट टाइप की होती हैं जिनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, तो इनमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं नोस्टॉक एंड एनाबेना। इसके एग्जाम्पल क्या है? नोस्टॉक एंड एनाबेना। ठीक है, अब मैं आपको हेट्रोसिस्ट के कैरेक्टर बता देती हूँ। कैरेक्टर क्या है उससे पहले आप एनसीईआरटी ने एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक का डायग्राम दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी हमने किया था इसको। इसमें एनसीईआरटी ने क्या दिखाया ये देखो, एक सिंगल रो ऑफ सेल्स है जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइकोम, और वो किससे कवर्ड है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर्ड है। लेकिन इसकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है क्योंकि बीच बीच में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। अब जहां पे हेट्रोसिस्ट आता है ना, हेट्रोसिस्ट की सेल बाकी सेल से डिफरेंट होती है। कैसे? एक तो इसकी वॉल जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है। दूसरा, हेट्रोसिस्ट के अराउंड म्यूसिलेजिनस लेयर एब्सेंट होती है। वैसे तो जर्नली हम दिखा देते हैं क्योंकि म्यूसिलेज सिक्रेट इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी सब सेल्स पे होती है। म्यूसिलेजिनस लेयर क्या होगी? इनके अराउंड एब्सेंट होगी। ठीक है, और इनका करेक्टर क्या होता है बेटा? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। ठीक है, ये क्या करती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। क्या करती हैं बच्चे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। ठीक है, और वो भी कैसी कंडीशन में? एनारोबिक कंडीशंस। किसमें बेटा? एनारोबिक कंडीशंस में। एनारोबिक कंडीशंस में क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रोडक्शन भी करती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो एंजाइम होता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। हेट्रोसिस्ट सेल जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। तो अब ये क्योंकि सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करी तो इनको फूड कहाँ से मिलेगा? एडजेसेंट सेल से। ठीक है, हेट्रोसिस्ट कैसा हो सकता है? एंटर कैलोरी हो सकता है, बीच में हो सकता है, लेटरल हो सकता है, या बिल्कुल बेटा टर्मिनल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? लेटरल और टर्मिनल। ठीक है, तो ये है आपका साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कि हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसकी यूजफुल एक्टिविटीज अगर हम देखें तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो लो कॉस्ट बायोफर्टिलाइजर का काम करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि दे कैन फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और फ्री लिविंग फॉर्म में ये लो कॉस्ट बायोफर्टिलाइजर का काम करते हैं। अब इसकी फ्री लिविंग फॉर्म जो बायोफर्टिलाइजर का काम करती है वो तो कौन सी है? एनाबेना। बेटा एक्चुअल में क्या होता है? एनाबेना जो है ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और सिम्बायोट में भी। तो एनाबेना आपको दोनों जगह मिलेगा, फ्री लिविंग में भी और सिम्बायोटिक में भी। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया, ये भी फ्री लिविंग फॉर्म में लो कॉस्ट बायोफर्टिलाइजर का काम करता है।
नेक्स्ट आता है ऑयलोसीरा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक्चुअल में ऑयलोसीरा जो होता है इट इज फाउंड इन प्लेंटी इन राइस फील्ड। राइस फील्ड में ऑयलोसीरा आपको प्लेंटी अमाउंट में मिलेगा और वहां पर ये क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, राइस फील्ड में एक तो आपको ऑयलोसीरा मिलता है जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट देख लो। सिम्बायोटिक फॉर्म में अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल आगे एनाबेना एंड नोस्टॉक। अब एनाबेना एंड नोस्टॉक सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस प्लांट के साथ करते हैं? एक तो ये करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो करते हैं थैलस ऑफ एंथोसिरोज। एंथोसिरोज के थैलस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं। दूसरा कॉरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। साइकस जो प्लांट होता है, साइकस और पाइनस जो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं, साइकस के अंदर कोरेलॉइड रूट्स बनती हैं और कोरेलॉइड रूट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किसकी? एनाबेना की। ध्यान रखना इसमें एज ए सिम्बायोंट कौन मिलेगा? एनाबेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ट्राइफोलियम प्लांट के अंदर जो रूट नोड्यूल्स बनते हैं उनके अंदर भी आपको ये सिम्बायोंट के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे, सिम्बायोंट के तौर पर मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अजोला जो प्लांट है, एक वाटर फर्न होता है, ठीक है, वाटर फर्न है, इसके लीव्स में सिम्बायोंट के तौर पर आपको क्या मिलेगा? एनाबेना। और एनाबेना जो होता है इसमें हेटेरोसिस्टिक सेल प्रेजेंट होती हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। तो एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, ध्यान से देखना। तो राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो फ्री लिविंग फॉर्म की अगर हम बात करें तो ऑयलोसीरा, या फिर राइस फील्ड के अंदर अगर अजोला को ग्रो करा दिया जाए तो राइस की प्रोडक्शन 50% तक इंक्रीज हो जाती है। और उसका कारण क्या लिखना है आपका? क्योंकि राइस फील्ड में अजोला को अगर हम ग्रो कराते हैं तो अजोला के लीव्स में एज ए सिम्बायोंट क्या काम करता है? एनाबेना काम करता है। सिम्बायोंट के तौर पर एनाबेना रहता है जो कि लो कॉस्ट बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, तो उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, लास्ट आता है इसमें हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। हार्मफुल एक्टिविटीज क्या है? एक तो ये वाटर ब्लूम बना लेते हैं। ब्लूम का मतलब होता है बेटा एक्सेसिव ग्रोथ। अगर हम बोल रहे हैं साइनोबैक्टीरिया ब्लूम बना रहे हैं तो इसका मतलब वाटर के अंदर साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत एक्सेस में होगी है, तो इससे क्या हो जाएगा? इट पॉल्यूट वाटर। ये वाटर को क्या कर देगा? पॉल्यूट कर देगा। ठीक है, दूसरा इसके दो एग्जाम्पल है, राइवुलेरिया एंड साइटोनीमा। राइवुलेरिया और साइटोनीमा जो है ये वेट प्लेसेस पर स्लिपरीनेस प्रोड्यूस करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी हम किसी एक्वाटिक बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, एक्वाटिक फॉर्म में अगर हम एंटर करते हैं बेटा, तो वहां पे स्लिपरीनेस आपको देखने को मिलती है वेट प्लेसेस पे। ठीक है, तो उस स्लिपरीनेस का एक कोज क्या है? राइवुलेरिया और साइटोनीमा की ग्रोथ, क्योंकि ये वेट प्लेसेस पर स्लिपरीनेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके ड्रॉबैक आती है बेटा कि जो साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स होते हैं दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। कुछ साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन की भी प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि एनाबेना, ये भी टॉक्सिन बनाता है, और माइक्रोसिस्टिस ये भी आपका टॉक्सिन बनाते हैं। टॉक्सिन्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, VFDF। VFDF की फुल फॉर्म क्या है? वेरी फास्ट डेथ फैक्टर। इसी तरीके से FDF फास्ट डेथ फैक्टर, SDF स्लो डेथ फैक्टर। तो उनके टॉक्सिसिटी के बेसिस पर हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया।
बेटा एक से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बार बार इसको बता रही हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया आर सिंपल इन देयर स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। लेकिन अपने बिहेवियर में क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। बैक्टीरिया आर सिंपल इन देयर स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहां पे भी मैंने बताया था स्ट्रक्चर सिंपल क्यों है इसकी, क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है और प्रोकैरियोटिक है। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं और इनके अंदर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हालांकि कुछ के अंदर ऑटोट्रॉफिक भी होता है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। अब बेटा लास्ट में 2-4 पॉइंट और है जो आपके नीट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेकर के। तो एक चीज ध्यान रखना, हनी जो होता है ना बेटा, शहद के अंदर आपके ज़्यादातर बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज दे आर डॉर्मेंट एंड दिस इज ड्यू टू एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ हनी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हनी के अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है। इट इज ओनली द स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज ड्यू टू एंटी बैक्टीरियल। तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ स्पोर फॉर्मिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो स्पोर नहीं बनाते हैं उन बैक्टीरिया को हनी के अंदर ग्रो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हनी की कैसी एक्टिविटी होती है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक चीज और देख लो, हमें पढ़ा है बेटा कि जब भी कोई माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी इसको फॉरेन रिकॉग्नाइज करती है, और फॉरेन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसी कौन सी चीजें, मोनेरा के मेंबर्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको एंटीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज कराती हैं, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटीजेनिसिटी का काम करती हैं। तो क्या क्या इसमें मैटर करता है, उसका साइज भी मैटर करेगा, साइज के अकॉर्डिंग भी एंटीजेनिसिटी वेरी करती है, नेचर ऑफ एंटीजन भी मैटर करता है, फॉरेननेस तो होती है कि अगर वो फॉरेन रिकॉग्नाइज कर रही है बॉडी उसको तो वो एंटीजन का काम करेगा, और अगर फॉरेन रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है तो वो एंटीजन का काम नहीं करेगा। चौथी चीज होती है कि उसकी ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम, टिश्यू एंजाइम के लिए वो कितना ससेप्टिबल है। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, उसकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी क्या है, ठीक है। एक्सपोजर टू द एंटीजन, एंटीजन का एक्सपोजर कैसे है वो भी इसमें डिटरमाइन करता है कि कितने डोज पे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो कुछ चीज़ें बेसिक है, साइज के बेसिस पर देखो बेटा, जो भी एंटीजन होगा जिसका साइज लार्ज होगा वो हाईली एंटीजेनिक होता है। अगर लार्ज साइज का आपका फॉरेन पार्टिकल है तो बॉडी उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती है क्योंकि वो हाईली एंटीजेनिक होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट का अगर सब्सटेंस है, लो मॉलिक्यूलर वेट मतलब लेस देन 5000 डाल्टन से कम इसका वेट होता है, तो उसके केस में वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वीकली एंटीजेनिक होते हैं या नॉन एंटीजेनिक होते हैं। तो एक तो साइज का इफेक्ट पड़ा, एक नेचर का कि एंटीजन जो बॉडी में एंटर कर रहा है वो किस चीज का बना है, उसका नेचर कैसा है, वो भी उसकी एंटीजेनिसिटी को डिटरमाइन कर रहा है। कैसे, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन है, बेटा ध्यान देना, मैक्रोमोलिक्यूल तो हमने बता ही दिया कि साइज क्या हो बड़ा, वो हाईली एंटीजेनिक होता है। और बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा एंटीजेनिक होते हैं, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन को जैसे ही देखता है तो तुरंत इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो मोस्ट पोटेंट इम्यूनोजन होते हैं, इम्यून सिस्टम को एकदम से क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। इसकी वजह जो पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है और सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड है, वो लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं। सबसे ज्यादा इम्यूनोजेनिक कौन है, आपका प्रोटीन है। लेकिन अगर इनको कंजुगेट करा दिया जाए तो किसके साथ, प्रोटीन के साथ, तब इनकी एंटीजेनिसिटी क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना।
तीसरा फैक्टर आता है ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम, कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसकी टिश्यू, जो बॉडी के टिश्यू एंजाइम्स हैं, उनके लिए वो कितना ससेप्टिबल है। सब्सटेंसेज विच आर रैपिडली मेटाबोलाइज, अब फॉरेन पार्टिकल जो रैपिडली मेटाबोलाइज हो सकता है, एंड आर रैपिडली मेटाबोलाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो टिश्यू एंजाइम्स है वो उसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब दे आर ससेप्टेबल टू द एक्शन ऑफ द टिश्यू एंजाइम, तो वो बिहेव करते हैं एज मोर पोटेंट एंटीजन, और बॉडीज इनको मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, या हम ये कहते हैं टिश्यू एंजाइम्स उनके ऊपर इतना एक्ट नहीं कर सकते, उनकी एंटीजेनिसिटी कम हो जाती। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मोर पोटेंट एंटीजन होते हैं जो रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाते हैं। अब आ जाओ एक्सपोजर टू द एंटीजन। एक्सपोजर क्या है भाई, इम्यूनोजन की एक पर्टिकुलर डोज होनी चाहिए, ऑप्टिमम डोज होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम डोज में अगर उनकी अमाउंट मिलती है तो वो हाईली एंटीजेनिक होते हैं, लेकिन उससे कम डोज अगर दी जाए उनकी, या हायर डोज दी जाए, तो दोनों के ही केस में जो बॉडी होती है, होस्ट की जो बॉडी होती है, वो टॉलरेंस इंड्यूस कर लेती है। ठीक है, दैट मीन्स उस केस में बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर पाती है। ठीक है, जैसे मोस्टली डॉक्टर कहते हैं एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई भी मेडिसिन उसकी स्किप नहीं करनी है, आपको पूरा कोर्स लेना है। अगर आपने एक भी डोज स्किप कर दी तो लोअर डोज हो जाएगी, और लोअर डोज होते ही बॉडी क्या कर लेगी, उन एंटीबायोटिक के लिए टॉलरेंस डेवलप कर लेगी। दैट मीन्स वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अब इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, वैसे ही जब बॉडी के अंदर इम्यूनोजन एक्टिवेट होते हैं, एंटर करते हैं, तो इम्यूनोजन की भी एक ऑप्टिमम डोज होनी चाहिए। अगर उनकी लोअर या हायर डोज अगर हम देते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिवेट नहीं होता है, लोअर डोज में भी नहीं होता है और हायर डोज में भी नहीं होता है। तो दैट मीन्स दे आर इनेबल टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये था बेटा हमारा किंगडम मोनेरा के बारे में, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर को, दैट इज किंगडम फंगाई। थैंक यू।